हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना की घुसपैठ को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर अब भी पूरी तरह पीछे नहीं हटे हैं सैनिक। दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी खबर आपको बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इमैनुअल मैक्रों ने बुलंद कर दी आवाज, कहा आतंक के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां यूक्रेन का बड़ा दावा, युद्ध में रशिया कर रहा प्रतिबंधित बम थर्मोबैरिक का इस्तेमाल, तड़प तड़प कर हो रही लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अब रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों को चंद सेकंड में राख कर देगा ब्रिटेन बना रहा है ये लेजर गन। आपको बताएंगे इसकी क्या खासियत है दोस्तों। और इसी बीच लेकर चलेंगे जहां पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा ममता जान ले, कोरोना खत्म होते ही लागू करेंगे CAA। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबतें। बताएंगे दोस्तों क्या है अभी की सबसे बड़ी खबर, किस चीज को लेकर खबर आ रही है, रेलवे से जुड़ी तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना की घुसपैठ के 2 साल बाद भी गतिरोध जारी, अब भी पूरी तरह पीछे नहीं हटे हैं चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो PLA के सैनिकों ने 2 साल पहले 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में घुसपैठ की थी दोस्तों। इसके बाद से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ है। ऐसा कोंग का ला क्षेत्र से सैनिकों की पूरी तरह वापसी और डेपसांग व डेम चौक में गश्ती समेत अनसुलझे मुद्दों को लेकर भी है दोस्तों। LAC के कुछ इलाकों से चीनी सैनिक अब भी पूरी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। जी हाँ दोस्तों, गलवान घाटी का मामला तब और बढ़ गया था जब वहां चीन के सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हथियारों से हमला कर दिया था। इस दौरान भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब तक भारतीय और चीनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच अनसुलझे सीमा विवाद पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति को बहाल करने के लिए कम से कम 15 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। चीनी सेना अब भी कोंग का ला क्षेत्र में मौजूद है दोस्तों। इसे सैन्य नक्शे पर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के रूप में दिखाया गया है। गलवान के बाद चीनी सेना ने 17 से 18 मई को कुंगरांग नदी, श्योक नदी की एक सहायक नदी गोगरा और पेंगोंग तसो के उत्तरी किनारे के क्षेत्रों में घुसपैठ की थी। यानी कि दोस्तों कोंग का क्षेत्र से चीनी सेना के पीछे हटने का अभी भी है हमको इंतजार। ऐसे में दोस्तों 2 साल होने के बावजूद भी चाइना ने गलवान घाटी के पास से दोस्तों अपने सैनिकों को पूरी तरह से नहीं हटाया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आने वाले समय में फिर चाइना कुछ ना कुछ गलत करने की चाह रहा है दोस्तों? आपको क्या लगता है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज दोस्तों वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों ने बुलंद की अपनी आवाज, कहा आतंक के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत और फ्रांस ने दुनिया के अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद के प्रसार के लिए अफगानिस्तान की धरती के इस्तेमाल को लेकर कतई बर्दाश्त न करने के रुख पर जोर देते हुए इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य मंचों पर साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में तालिबान नित अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन व मानवीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और साथ ही काबुल में एक समावेशी सरकार की जरूरत पर बल दिया गया। अफगानिस्तान में पिछले वर्ष अगस्त में कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों वाली तालिबान नीत सरकार 20 वर्ष बाद सत्ता में आई, जिससे अभी तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। ऐसे में दोस्तों भारत और फ्रांस ने मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा मानवीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और शांतिपूर्ण, स्थिर एवं सुरक्षित अफगानिस्तान के लिए पुरजोर समर्थन दोहराया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां यूक्रेन का बड़ा दावा, युद्ध में रशिया कर रहा है प्रतिबंधित बम थर्मोबैरिक का इस्तेमाल, तड़प तड़प कर हो रही है लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन का कहना है कि इस युद्ध में रूस प्रतिबंधित बम बोले तो थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे
से तड़प तड़प कर हो रही है लोगों की मौत। आपको बता दे अज़ोवस्टल मारियोपोल की ये वही इकलौती जगह है जहां यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया है, हथियार नहीं डाले हैं और मारियोपोल पर रशिया के पूर्व विजय का रथ यहीं आकर लटक गया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के हर रिहायशी इलाकों को तबाह कर दिया, लेकिन अजोव का युद्ध रूस की सेना नहीं जीत सकी थी। मगर अब यहाँ भी रूस जीत का झंडा फहराने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। मारियोपोल के मेयर ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिकों से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। मेयर का कहना है कि अजोवस्टल प्लांट पर थर्मोबैरिक रॉकेट से अटैक किया गया है, जिससे लोग तड़प तड़प कर दम घुट घुट करके मर गए हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के। ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ा एलिगेशन रशिया पर यूक्रेन ने लगाया है। दोस्तों आपकी क्या राय होगी इस पर बताइएगा जरूर। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन में बड़ा परमाणु हमले का खतरा। रशिया की सेना ने न्यूक्लियर मिसाइलें दागने का किया बड़ा अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, बीते 70 दिनों से जारी यूक्रेन जंग में परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आज ही 71वां दिन हो चुका है। रशिया ने बुधवार को कहा है कि उसकी सेनाओं ने परमाणु मिसाइलें दागने का अभ्यास किया है। जी हाँ दोस्तों, सिमुलेटर पर आधारित परमाणु मिसाइलों का ये अभ्यास रशिया के कैलिनिनग्राद में किया गया है। 70 दिनों से जारी रशिया यूक्रेन जंग में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। दोस्तों विस्थापितों की ये संख्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सर्वाधिक संख्या बताई जा रही है। दोस्तों रशिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उसकी सेना ने मिसाइल प्रणालियों, हवाई क्षेत्रों और मिसाइल दागने में सक्षम सुरक्षित बुनियादी ढांचे जैसे लक्ष्यों पर एक से ज्यादा हमलों का अभ्यास किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सऊदी अरब के आगे गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, घुटने टेकने को मजबूर हुई शरीफ सरकार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में सरकार जरूर बदल गई है, लेकिन वहाँ के हाल जस के तस बने हुए हैं। दोस्तों महंगाई की मार झेल रहा देश कर्ज में दबा हुआ है। सत्ता परिवर्तन के बाद अब शहबाज शरीफ सरकार भी दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर है। दोस्तों पाकिस्तान ने सऊदी अरब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोले तो SBP में जमा राशि न निकालने की अपील की है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सरकार ने सऊदी अरब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दी गई अपनी जमा राशि वापस न लेने और इस्लामाबाद के लिए अपनी तेल सुविधा का विस्तार करने का अनुरोध किया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार कराची में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF से वादे करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि वे वादे बारूदी सुरंगों से कम नहीं है। हम अब पिछली सरकार के IMF के साथ किए गए वादों के साथ फंस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और महंगाई का ठीकड़ा भी दोस्तों इमरान खान पर ही फोड़ा गया। ऐसे में आपको बता दें जो इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान से ही विपक्ष ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र, कहा देश के नवनियुक्त गृह मंत्री आतंकियों के सहयोगी हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विपक्ष ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि देश के नवनियुक्त गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह आतंकवादी संगठनों के सहयोगी हैं। पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन माजरी ने मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मिशेल बोचेलेथ को लिखे एक पत्र में ये बड़ा आरोप लगाया है। दोस्तों माजरी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेता है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवादी समूहों के एक सहयोगी और एक कथित हत्यारे को देश के गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किया है। PTI नेता ने यह दावा भी किया है दोस्तों कि एक मामले में आरोपी सनाउल्लाह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदुओं के खिलाफ धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर राज्य पेट्रोलियम मंत्री डॉक्टर मुसादिक खान ने कहा है कि शिरीन माजरी ने कोई पत्र नहीं लिखा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र से PTI को बचाने की बड़ी अपील की है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहाँ इमरान खान ने फिर खोली भारत के खिलाफ अपनी जहरीली जुबान, कहा मेरी सरकार गिराने पर मनाया जश्न। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत को लेकर अपनी जुबान खोली है। दोस्तों दरअसल इमरान खान को पिछले महीने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बाहर कर दिया गया था। इमरान खान ने कहा था कि उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए विदेशी साजिश रची गई है। उन्होंने परोक्ष रूप से अमेरिका पर सत्ता से बाहर करने का आरोप लगाया था। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। दोस्तों तो वहीं हम न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव में मिली हार का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी हार भारत और इजराइल में जश्न की वजह बनी है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि अब उनके दुश्मन उनका चरित्र हनन करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जब ईद खत्म हो चुकी है तो ऐसे में आप देखेंगे कि वे मेरे चरित्र हनन के लिए पूरी
पूरी तरह से तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि उनकी हार पर दोस्तों भारत ने जमकर जश्न मनाया। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट करके इमरान खान को जवाब जरूर दीजिएगा। आखिर भारत को क्या पड़ी है दोस्तों कि इमरान खान के हारने पर भारत जश्न मनाएगा? जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। इमरान खान को कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, लेकिन वीडियो लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों को चंद सेकंड में राख कर देगा ब्रिटेन, बना रहा है लेजर गन। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन की जंग में रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल से दहशत आया। ब्रिटेन अब लेजर गन बनाने जा रहा है दोस्तों। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 13 करोड़ पाउंड का भारी भरकम बजट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाने के लिए रखा है। इस लेजर गन को किसी भी युद्धपोत, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और युद्धक वाहन पर तैनात किया जा सकेगा। इस लेजर और रेडियो फ्रिक्वेंसी हथियार को किसी विस्फोटक की जरूरत नहीं होगी। ब्रिटेन की ये लेजर गन बिजली से काम करेगी और इसे युद्धपोतों में तैनात किया जा सकेगा। इससे हाई एनर्जी लाइट बीम निकलेगी। ये दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को पल भर में खाक कर देगी। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर खुकुरी का खौफ नेपाली सेना से मौत भी कांपती है दोस्तों, इंडियन आर्मी से है इनका खास रिश्ता। आपको बता दें, नेपाल की सेना ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में दो हाथ कर चुकी है दोस्तों। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर नेपाली सेना ने सोमालिया, सिएरा लियोन, इथियोपिया और सूडान के गृह युद्ध में भी हालातों को काबू करने के लिए उतर चुकी है। नेपाली सेना का हेडक्वार्टर भद्रकाली काठमांडू में है। नेपाली सेना के चीफ जनरल पूर्णचंद्र थापा हैं। नेपाली सेना का सर्वोच्च कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल से भारत का सैन्य संबंध महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के वक्त से चला आ रहा है, जिन्होंने अपनी सेना में नेपाली सैनिकों को शामिल किया था, जिन्हें लाहौरी या सोल्जर ऑफ फॉर्चून कहा गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच काफी ज्यादा दोस्तों गहरी दोस्ती माना जाता है। और ऐसे में अगली खबर की बात करें, जहां जंग के 70 दिन में यूक्रेन ने उतना गवाया है दोस्तों जितना वो 4 साल में कमाता। आपको बता दें, रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने बुधवार को 70 से आज 71 दिन पूरे कर लिए हैं दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। खुलासा ये हुआ है कि युद्ध के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को अब तक 564 से 600 अरब डॉलर को की क्षति का अनुमान है दोस्तों। ये राशि यूक्रेन की वार्षिक जीडीपी की तुलना में 4 गुना अधिक है। यानी यूक्रेन के 70 दिन के जंग में उतना गवा दिया गया है जितना वो 4 साल में अर्न करता, यानी 4 साल में कमाता। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां करनाल में 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, भारी तादाद में हथियार और बारूद का कंटेनर हुआ बरामद। जी हाँ दोस्तों, करनाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने पकड़े गए आतंकियों से हथियार भी बरामद किए हैं। मामला सामने आने के बाद अब केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मधुबन थाने में बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सभी आतंकवादी पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। दोस्तों पुलिस ने संदिग्धों के पास से जो इनोवा कार बरामद की है उसमें बड़ी तादाद में गोलियां और बारूद के कंटेनर भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि कंटेनर में रखा हुआ विस्फोटक पदार्थ RDX हो सकता है। आपको बता दें, करनाल पुलिस को टिप मिली थी कि 4 संदिग्ध आतंकी पंजाब की तरफ से करनाल में दाखिल होने वाले हैं, जो एक इनोवा कार में सवार है और इनके पास हथियार भी हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कोरोना संक्रमित, लेकिन फिलहाल अभी हल्के लक्षण ही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं दोस्तों। फिलहाल वो हल्के लक्षण अनुभव कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने अपने घर पर खुद को आइसोलेट भी कर लिया है और वहीं से रहकर वो अपना काम भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में उनको गेट वेल सून जल्दी कह दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि रूसी जनरलों को मारने में अमेरिकी खुफिया ने मदद की है। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉशिंगटन ने रशिया की अपेक्षित सैन्य गतिविधि और उसके मोबाइल सैन्य मुख्यालय के बारे में स्थान व अन्य जानकारी यूक्रेन को दी है दोस्तों। इसी मदद से कई रूसी जनरल मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां एलन मस्क की मंशा पर बिल गेट्स ने उठाए सवाल, कहा ट्विटर को बर्बाद कर सकते हैं एलन मस्क। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा है कि एलन मस्क ट्विटर का और भी बुरा हाल कर सकते हैं। बुधवार को द वॉल स्ट्रीट जनरल CEO समिट में बिल गेट्स ने ये बात कही है दोस्तों। जब बिल गेट्स से ये पूछा गया था कि ट्विटर का मालिकाना हक एलन मस्क के हाथों में पहुंचने से कंपनी की गुणवत्ता
अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, जिसके जवाब में बिल गेट्स ने कहा कि एलोन मस्क का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मगर वो ट्विटर को बद से बदतर बना सकते हैं। बिल गेट्स ने आगे कहा ये अभी तक साफ नहीं है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। बिल गेट्स ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा कि एलोन मस्क का बाकी कंपनियों में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, खास तौर पर टेस्ला और स्पेसएक्स में उनका काम शानदार रहा है। उन्होंने आगे कहा मुझे लगता है कि एलोन मस्क ने इन दो कंपनियों में अच्छे इंजीनियर्स की टीम को साथ लाकर काफी अच्छा काम किया। हालांकि इस बार में हमें संदेह है कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और एलोन मस्क को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों एलोन मस्क के ट्विटर खरीदने को लेकर? क्या ट्विटर और ज्यादा उन्नति कर पाएगा? दोस्तों कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर बिजली संकट से त्राहिमाम 3 गुना कीमत पर लिक्विड गैस खरीदने को मजबूर भारत। जी हां दोस्तों, भारत में बढ़ती भीषण गर्मी से बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए सरकार ने विदेश से करीब 3 गुना ज्यादा कीमत पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात करने का फैसला किया है। टोरेंट पावर लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड ने मई के लिए एलएनजी खरीदा है। दोस्तों देश में कोयले की कमी से जूझ रहे पावर प्लांट में एनएनजी का इस्तेमाल कर तेजी से बिजली बनाई जा सकेगी, जिससे देश में हो रही बिजली की कटौती में कमी आएगी। दोस्तों जानकारों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते इस वक्त एनएनजी अपनी कीमत से 3 गुना ज्यादा दाम पर बिक रही है दोस्तों, और दुनिया एनएनजी खरीदने को मजबूर है। खास तौर पर साउथ एशियाई देश जैसे भारत और पाकिस्तान को मजबूरन मुंह मांगी कीमत पर एनएनजी खरीदना पड़ रहा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत में कोरोना से 47 लाख मौतें डब्ल्यूएचओ के दावे पर भड़की सरकार का अनुमानों पर जारी किया गया है ये आंकड़ा। जी हां दोस्तों, बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कोरोना महामारी से हुई मौतों को लेकर रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें दावा किया गया कि पिछले 2 साल में भारत में कोरोना से 47 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। तो वहीं भारत सरकार के आंकड़ों में देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद 5,23,975। ऐसे में डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा भारत सरकार की आधिकारिक संख्या से करीब 9 गुना अधिक है। दोस्तों इस रिपोर्ट के जारी होने के तुरंत बाद भारत ने डब्ल्यूएचओ की मौत की गणना करने वाली पद्धति को लेकर सवाल उठाया है। भारत ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ ने हमारी चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किए बिना अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान जारी किया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही लेटेस्ट और अभी की बात करें दोस्तों कोरोना के मामलों की, तो दिल्ली में आज भी मिले हैं 1350 से ज्यादा कोरोना केसेस। संक्रमण दर घटकर हुई 6.35%। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कल यानी 5 मई गुरुवार को कोरोना के 1365 नए मामले सामने आए दोस्तों। हालांकि कोरोना के किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। तो वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर घटकर 6.35% हो गई है दोस्तों। स्वास्थ्य विभाग यानी दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट ओर से जारी गुरुवार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कुल 5746 एक्टिव मामले हैं दोस्तों, और दिल्ली में कंटोनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 1473 हो गई है। अगली खबर की बात करें, जहां पर पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा ममता जान ले कोरोना खत्म होते ही लागू होगा सीएए। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस समझती है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। हम आपको बता दें कि कोरोना काल खत्म होते ही सीएए को जमीन पर लागू करेंगे। सीएए वास्तविकता था, है और रहेगा। उन्होंने कहा ममता दीदी आपकी पार्टी उत्तर बंगाल की जनसांख्यिकी को बदलना चाहती, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अमित शाह के आरोपों पर ममता की ओर से भी कई सवाल उठाए गए हैं दोस्तों। ऐसे में दोस्तों कोरोना खत्म होते ही क्या सच में सीएए लागू कर देना चाहिए? दोस्तों हाँ या ना में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां लाउडस्पीकर विवाद के बीच अयोध्या पर बड़ा संग्राम शुरू हो चुका है दोस्तों। चाचा राज और भतीजे आदित्य में ठनी दिखाई दी है दोस्तों। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ ठाकरे परिवार के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। मामला अयोध्या और भगवान राम से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ताजा समाचार ये है कि अगले 2 महीनों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अयोध्या में राम मंदिर का रुख करने वाले हैं। राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या की यात्रा करने का ऐलान किया, तो आदित्य ने चाचा राज ठाकरे के ऐलान के बाद कहा है कि वो भी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां झांसी में अखिलेश यादव ने कहा चाचा शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं, हम तो आजम खान के साथ। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी में कहा
कहा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो चाचा को अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का सदस्य ही नहीं मान रहे हैं। दोस्तों, सीतापुर जेल में बंद आजम खान के बारे में उन्होंने कहा कि हम हर स्तर पर उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य शिवपाल सिंह यादव को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव तो समाजवादी पार्टी के सदस्य ही नहीं है, उनको समाजवादी पार्टी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाचा अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। शिवपाल सिंह यादव को भाजपा से मिला बताने वाले अखिलेश यादव ने गुरुवार को ये बड़ा कटाक्ष किया है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? जिसने अखिलेश को उंगली पकड़कर चलना सिखाया दोस्तों, आज उसी ने चाचा शिवपाल यादव को बड़ा धोखा दिया है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी अखिलेश यादव को लेकर? कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का बदलेगा क्या नाम? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मनकामेश्वर मंदिर के नाम पर होगा ये स्टेशन। जी हां दोस्तों, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मंदिर होगा। इस संबंध में गुरुवार को उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते समय उठी इस मांग पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मेट्रो के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि सितंबर 2022 तक तीनों स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। 2023 में इनका उद्घाटन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या कहते हैं? इसका नाम बदलना चाहिए, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। बता दें, पीएम मोदी की मिमिक्री करके मशहूर हुए कॉमेडियन श्याम रंगीला की राजनीति में एंट्री हो गई है। दोस्तों, राजस्थान के रहने वाले कलाकार श्याम रंगीला आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले श्याम रंगीला ने मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने श्याम रंगीला को ज्वाइन करवाया है। दोस्तों, ऐसे में एक कॉमेडी के तौर पर देखने वाले इस इंसान को दोस्तों काफी ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, लेकिन कब ये लोग अपना रूप बदल देते हैं दोस्तों पता ही नहीं चलता, और अब राजनीति भी ज्वाइन कर लिया। ऐसे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा, भाजपा सांसद ब्रजभूषण की बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, साथ में रख दी ये शर्त। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या में ना घुसने देने का ऐलान किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी सलाह दी है कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांग लेते उनसे मुलाकात नहीं होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों, भाजपा सांसद ब्रजभूषण की बात को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इनका कहना सही है या गलत, बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार का बड़ा तोहफा, 2023 तक शुरू हो जाएगा ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल मार्ग। जी हां दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां कोयला संकट के चलते रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबतें, 1100 ट्रेनें होंगी रद्द। जी हां दोस्तों, देश में कोयला संकट के चलते अगले 20 दिनों तक रेलवे ने कम से कम 1100 ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया है। इससे यात्री समेत व्यापारी वर्ग भी परेशान है। देश के कई हिस्सों में बिजली उत्पादन प्लांट कोयला संकट का सामना कर रहे हैं दोस्तों, जो हमने आपको पहले भी बताया। ऐसे में आगे आने वाले समय में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ट्रेनें रद्द हो जाए। अगर ट्रेनें रद्द होगी दोस्तों तो कारण हमने आपको बता ही दिया। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।